मिलिए, ये हमारे परिवार का नया सदस्य है, सजावटी खरगोश। मैंने इसका नाम रखा है साशा। घर में खरगोश पालने का अनुभव मुझे काफी समय से है। एक मजेदार कहानी है। जब मैं लगभग 14 साल की थी और मेरा छोटा भाई करीब 8 साल का था, हम एक घर में रहते थे। हमारे आंगन में एक सेब का पेड़ था जो खासकर पतझड़ में फल देता था, और हमने सोचा कि इन फलों को बाजार में बेच दें। वहीं पास में कुछ दादियां खड़ी थीं जो अपने खरगोश बेच रही थीं। और जाहिर है, जब हम वहां खड़े थे और इन सुंदर प्यारे खरगोशों को देख रहे थे, तो हमें उन्हें लेने की बहुत इच्छा हुई। और जब हमें सेब बेचने से अपने 200 रूबल मिले, तो हमने तुरंत ही एक खरगोश खरीद लिया। ये कोई सजावटी खरगोश नहीं था, बल्कि ये सबसे आम मांस वाली नस्ल थी। बिल्कुल, ये सब माता पिता की अनुमति के बिना हुआ था। बाद में वह खरगोश हमारे पास काफी समय तक रहा, और हम सब परिवार वाले बस हैरान रह गए थे कि खरगोश कितने समझदार होते हैं। वे बहुत साफ सुथरे होते हैं। वे शौच के लिए हमेशा एक ही जगह जाते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता की तुलना वास्तव में, मान लीजिए, बिल्ली या कुछ कुत्तों की नस्लों से की जा सकती है। इसके अलावा खरगोश अपने नाम पर भी प्रतिक्रिया देते हैं। खरगोशों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, वे आदेश सीख सकते हैं। मैं अभी साशा के साथ भी यही कर रही हूँ, लेकिन फिलहाल हमारे पास से ऐसे ही और मेरी जिंदगी का दूसरा खरगोश है साशा। मैंने बस एक पालतू जानवरों की दुकान घर से काफी दूर खोज ली, और पता चला कि वह कोई बहुत ही शानदार दुकान है। वहाँ तरह तरह के जानवरों की बहुत बड़ी संख्या है। सबसे आम जैसे कि हैमस्टर या तोते, या फिर मछलियाँ। और वहाँ बहुत ही एक्सोटिक जैसे गिरगिट भी हैं, वहाँ बहुत सारे हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी। गिरगिट दौड़ रहे थे, साथ ही कुछ अनोखी मछलियाँ, स्केट्स। बिल्कुल असली चिड़ियाघर जैसा था। और इस पालतू जानवरों की दुकान में बहुत बहुत सारे खरगोश थे। अलग अलग नस्लों के, अलग अलग तरह के, कुछ बड़े कुछ छोटे। और साशा मेरी समझ से नीदरलैंड ड्वार्फ खरगोश नस्ल की है। हमें बताया गया कि वह अधिकतम 1 किलोग्राम तक ही बढ़ेगी। 200 ग्राम, यानी कि असल में साशा अभी दोगुना और बढ़ेगी। अभी उसकी उम्र 2.5 महीने है। खरगोशों में एक बहुत मज़ेदार समय होता है जब वे मस्ती करते हैं या बहुत उत्साहित हो जाते हैं, बस बहुत सक्रिय हो जाते हैं। वे बहुत तेज़ी से घर में गोल गोल दौड़ने और कूदने लगते हैं, अपनी पिछली टांगें उछालते हुए पूरी तरह से दूसरी दिशा में। ये बहुत मज़ेदार लगता है। अलीसा, क्यों खरगोश? ऐसे खरगोश अपनी खुशी जाहिर करते हैं। ऐसी छलांगों को बिंकी कहा जाता है। यह अच्छे मूड और सुरक्षा का संकेत है। पालतू जानवर अपनी ऊर्जा बाहर निकालता है। साशा बहुत सुंदर है, ऐसे ही लेटी हुई है, पूरी तरह से फैल गई है। जैसे ही हम क्रास्नोडार पार्क में घूमने निकले, तुरंत ही बहुत बड़ा और भयंकर ओलावृष्टि शुरू हो गई। दोस्तों, जरा यहाँ देखो, ये कितने विशालकाय और बड़े हैं, सच में कमाल है। ये बहुत ही ज्यादा बड़े हैं दोस्तों। इनका आकार तो वाकई अविश्वसनीय है। लेकिन करीब 20 मिनट बाद बादल छंट गया, और अब हमारे पास इतनी खूबसूरत धूप है, और हम सैर का आनंद ले रहे हैं। अभी हाल ही में मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोची से क्रास्नोडार शिफ्ट हुई हूँ, और हमारा अपार्टमेंट ठीक गालित्सकी पार्क के पास है। और आप जानते हैं, मैं हमेशा इस पार्क के बारे में जानती थी। मुझे पता था कि यहाँ बहुत खूबसूरत है, लेकिन जैसे मैं इसकी असली भव्यता को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। जो लोग दूसरे शहरों में रहते हैं, आप भी शायद इसकी भव्यता को महसूस नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ कि यह पार्क कितना शानदार है, और यहाँ आना बिल्कुल ज़रूरी है। यह एक बहुत विशाल पार्क है जिसमें कई तरह की अलग अलग जगहें हैं, और यहाँ सब कुछ देखने के लिए आपको सच में कई दिन निकालने होंगे। पहली दिलचस्प जगह जहाँ से हमने आज अपनी सैर शुरू की, वह है फ्रेंच गार्डन। ये वह जगह है जहाँ आप सुंदरता को देख सकते हैं, लैंडस्केप डिज़ाइन। और ठीक वहीं एक बहुत ही दिलचस्प फ्यूचरिस्टिक जगह है जिसे आंतरिक बच्चा कहा जाता है। वहाँ ऐसी चांदी जैसी होलोग्राफिक गुड़िया खड़ी हैं। कुल मिलाकर ये फोटोशूट के लिए एक दिलचस्प जगह है। हाल ही में क्लाउड पार्क खुला है, और वहाँ एक साथ कई बेहद खूबसूरत जगहें हैं। सबसे पहले वहाँ एक कैनियन है। सच कहूँ तो ये मुझे थोड़ा सा किसी अमेरिकी कैनियन की याद दिलाता है।
आप जानते हैं, जैसे कैलिफोर्निया की पहाड़ियों में कहीं। खैर, ये तो बस मेरी अपनी कल्पनाएं हैं। वहाँ आप झरनों के बिल्कुल पास से होकर चल सकते हैं। बहुत ही दिलचस्प जगह है, मुझे बहुत पसंद आई। एक जगह जिसने मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी, वह है खरगोश की बिल। आप भूल भुलैया में पहुंच जाते हैं, जहां स्क्रीन की मदद से अलग अलग दिलचस्प चित्र बनाए जाते हैं। आप इस भूल भुलैया में चलते हैं और बीच में एक सीढ़ी है, और ऊपर चढ़ते हुए आप खरगोशों की कहानी सुनते हैं, उस तारे के बारे में जो धरती पर गिर गया था। कुल मिलाकर वहाँ एक बहुत ही प्यारी बच्चों की कहानी सुनाई जाती है। ये बहुत ही दिलचस्प और माहौल से भरी जगह है। आप बिल्कुल सबसे ऊपर तक चढ़ जाते हैं। ये एक कृत्रिम पहाड़ है जिसके अंदर खरगोश की बिल बनाई गई है, और आप बाहर निकलते हैं और आपके सामने पूरा दृश्य खुल जाता है। कुल मिलाकर ये वाकई एक शानदार जगह है। एक भव्य फव्वारा है जिसे बादलों का प्रतिबिंब कहा जाता है। सच कहूँ तो इस जगह के दृश्य वाकई में बेहद शानदार लगते हैं। वहाँ नीचे रेस्तरां हैं, तो आप इतने शानदार नज़ारे के साथ खाना खा सकते हैं, या ऊपर जाकर फव्वारे को देख सकते हैं। हम जापानी गार्डन के अंदर हैं। पूरा 1 घंटा हमने प्रवेश के लिए क्यूआर कोड लेने के लिए कतार में खड़े होकर इंतज़ार किया, लेकिन जानते हैं, ये इसके लायक है। हे भगवान, ये बहुत सुंदर है। और एक बात और, जानते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि अगर जापानी लोग यहाँ आएँ, मुझे लगता है उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये वैसा ही है जैसे हम किसी एशियाई देश में जाएं और वहाँ रूसी गार्डन हो। मुझे लगता है ये बहुत शानदार है। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि यहाँ जापानी लोग कैसे घूमते होंगे, और वे इस बात से हैरान रह जाते होंगे कि हमारे यहाँ जापानी शैली में सब कुछ कितना खूबसूरत बनाया गया है। हे भगवान, मैं अभी इतनी उत्साहित हूँ, शायद इसलिए क्योंकि मुझे तो कुछ भी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं। जब हम आज निकले थे तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हम जापानी गार्डन जाने वाले हैं। संक्षेप में, मैं बेहद खुश हूँ। यहाँ एक कॉफ़ी शॉप भी है जिसका माहौल बहुत ही अच्छा है, और ये वास्तव में बहुत सुंदर है। वहाँ मैंने मोची का ऑर्डर दिया। मुझे फूल वाली मोची बहुत पसंद है। इस पार्क में मेरे प्रवास को थोड़ा बहुत खराब करने वाली एकमात्र चीज़ मेरे दांत हैं। धन्यवाद। फूल के साथ मोची। तो मैं हाल ही में ऑर्थोडोंटिस्ट के पास गया था। उन्होंने मेरे निचले दांतों पर ब्रेसेस लगाए हैं, और अब वे मेरे होंठ पर थोड़ा अटक रहे हैं और इससे दर्द होता है। उन्होंने मेरे ऊपरी दांतों में एक विशेष फीलिंग भी लगाई ताकि मेरे काटने के तरीके को ठीक किया जा सके, जिससे दांत काफ़ी बड़े हो गए और अब मेरे दांत आपस में नहीं मिलते हैं। और मैं तुतलाने लगी हूँ, मैं कुछ ध्वनियाँ सही से नहीं बोल पा रही हूँ, मैं खुद इसे सुन सकती हूँ, और यह मुझे परेशान करता है। लेकिन मैंने तय किया है कि ये कंटेंट न बनाने का कारण नहीं है, इसलिए अगर किसी को ये परेशान करता है कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो कृपया माफ़ कीजिए। मैं हमेशा ऐसे नहीं बोलती थी और उम्मीद है कि हमेशा ऐसे नहीं बोलूँगी। ये बस एक मजबूरी में लिया गया अस्थायी कदम है। अरे, मेरा तो गिरने ही वाला है। क्या मैं हार गई? अरे बाप रे! सच तो ये है कि मेरी तो शुरुआत से ही बुनियाद ही काफ़ी कमज़ोर थी। मैंने तो ये सोचा था कि शायद आधार अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ तो 2 टेढ़े निकले, और वो भी काफ़ी ज़्यादा। तुम्हारे तो पहले से ही 4 खड़े हैं। चलो, अब मैं तुम्हारे लिए बस चीयर करूँगी। हम एक बहुत ही अनोखी जगह पर आए हैं। ये एक चाय कॉफ़ी हाउस है। यहाँ चाय को कॉफ़ी की तकनीक से बनाया जाता है। यानी सब कुछ वैसे ही है जैसे कॉफ़ी हाउस में होता है, बस यहाँ चाय के साथ। हमें इस जगह के बारे में बहुत तारीफ़ें सुनाई गईं। कहा गया कि रूस में ऐसी सिर्फ 3 कॉफ़ी मशीनें हैं जो ख़ास तौर पर चाय के लिए बनी हैं। और अभी हमने टीपुचीनो ऑर्डर किया है, यानी जैसे कैपुचिनो होता है, लेकिन ये टीपुचीनो है जिसमें चाय है।
हमारे लिए ऐसा हिपुचिनो तैयार किया गया है। चलिए इसे छकते हैं। इसकी कीमत छोटे कप के लिए 400 रूबल है। ये तो कॉफ़ी से भी महंगा है। वाकई इसमें चाय का स्वाद बहुत तेज़ी से महसूस होता है। ऐसा लगता है कि इसमें दूध बहुत कम है। मतलब आप जानते हैं अक्सर ऐसा होता है जब आप घर पर चाय में दूध डालते हैं तो दूध चाय के पूरे स्वाद को दबा देता है। यहाँ पर आप सच में इस चाय का स्वाद महसूस करते हैं। मैं मिशा को चखने का सुझाव देता हूँ क्योंकि वह स्वाद को और अच्छे से बयान कर सकता है। तो मिशा अब तुम्हारी बारी है। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। हाँ, मैंने देखा कि इसे कैसे बनाया गया, यानी बिल्कुल एस्प्रेसो बनाने की तकनीक से, और खुद चाय का शॉट तैयार किया गया। बहुत मज़ेदार, बहुत ही मुलायम, कोमल। ये शूपवेयर है, यानी पत्तियाँ। इसी चाय की मशीन में, बल्कि कहें तो कॉफ़ी मशीन नहीं, चाय की मशीन में। मतलब मुझे शूपवेयर पसंद है, मुझे पता है कि इसकी खुशबू कैसी होनी चाहिए, और ये बहुत तेज़ खुशबू थी। यहाँ वह पूरी तरह से गायब हो गई है। ये बिल्कुल अलग पेय है। इसे ख़ास तौर पर तब मिलाया गया जब दूध के साथ मिलाया और ऊपर से डाला गया। मैं लगभग इस क्लासिक चाय के शूपवेयर स्वाद को महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत अजीब है, और सच कहूँ तो ये किसी भी चीज़ जैसा नहीं है। तो कुल मिलाकर डॉलर में ये चाय लगभग $6 की है। $6। और सच कहूँ तो अरे मैंने कॉफ़ी कह दिया, चाय चाय। $6। लेकिन सच कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा है। और स्वाद के हिसाब से मतलब जैसे चाय है मुझे नहीं पता। मतलब मैं $6 में इतना छोटा कप चाय दोबारा नहीं खरीदूंगी। लेकिन एक अनुभव के तौर पर कुल मिलाकर यह दिलचस्प था। हम 2.5 घंटे जापानी गार्डन में घूमते रहे और फिर भी एक जगह देख नहीं पाए। बस अब हम इसलिए बाहर आ गए क्योंकि चल चल कर थक गए थे। मैं और मिशा इस पार्क में पहले भी आ चुके हैं, मतलब कई बार तो ज़रूर, लेकिन हर बार जब हम आते हैं तो बस घूमते रहते हैं और हैरान रह जाते हैं। सब ऐसे वाह वाह देखो यहाँ भी ये है, यहाँ भी वो है। मतलब मज़ेदार बात ये है कि हम अब तक सब कुछ नहीं देखा है क्योंकि वहाँ एक मूर्ति है कोई सी जिसे मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा है और हम उसे बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। कहीं एक आदमी नीचे की ओर हाथ बढ़ा रहा है। मतलब अभी भी बहुत कुछ है जिसे हमें जानना बाकी है। साशा नमस्ते। हम आज सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन घर से बाहर ही रहे थे। साशा साशा तुम्हें मेरा बहुत बहुत नमस्ते। अरे देखो हमारी साशा यहाँ है। तुम साशा तुम बहुत अच्छे हो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि हमारे पास एक खरगोश आ गया है, लेकिन इसके संकेत ज़रूर होंगे। तो आज हमने सिर्फ एक पार्क में ही 10,000 कदम चल लिए। अभी हम खाना खा रहे हैं और फिर सीरियल देखने बैठेंगे। हम नया सीरियल देखने वाले हैं। हम दोनों के साथ उसमें एक बहुत मज़ेदार स्थिति हो गई थी। हमने उसे कल देखना शुरू किया और पहली कड़ी लगाई। देख रही हैं वो कुछ अजीब सी है। हम सोच रहे हैं ये कोई रहस्यमय सीरियल है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आखिर में कहती हूँ यार मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, सच कहूँ तो। अजीब शुरुआत थी। और फिर पता चला कि हमने गलती से 9वीं कड़ी चला दी थी, सीज़न की सबसे आखिरी कड़ी। असल में मिशा ने पहली कड़ी ही चलाई थी, लेकिन उस प्लेयर में कुछ गड़बड़ हो गई और उसने 9वीं कड़ी चला दी। और हम ऐसे बैठे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कितना अजीब सीरियल है। अरे बिल्कुल, अगर आखिरी कड़ियाँ देखो तो हर सीरियल अजीब ही लगता है। प्रिय दोस्तों, अब चैनल पर शुरू हो रहा है नया सेक्शन बागवानी, क्योंकि मैंने ऐसे सुंदर फूलों के बारे में जाना जैसे अमारिलिस, और मैं हैरान रह गई कि ये पौधे बिना पानी के, बिना किसी चीज़ के, बस सूरज की धूप में या रोशनी में, यहाँ तक कि मोम में भी बढ़ सकते हैं। शुरू में तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ और मैंने वाइल्ड बेरीज से 2 मंगवा लिए। एक सफ़ेद रंग का होगा, दूसरा पता नहीं किस रंग का। ये हमारे पास वाइल्ड बेरीज से हैं, ऐसे फूल हैं ये बिना डंठल के आते हैं, मतलब ऊपर जो भी हरा हरा है वो सब उगाया है। यहाँ तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं हैरान रह गई कि ये सच में बढ़ रहा है। कुछ हो रहा है बिना पानी डाले, बिना पानी, बिना मिट्टी के। और मैंने सोचा कि खुद ही ऐसे फूल बनाने की कोशिश करूं। और यहाँ जितने भी सफ़ेद पौधे आप देख रहे हैं, ये सब मैंने खुद ही बनाए हैं।
मतलब हम गए, अमरेलिस के बल्ब खरीदे, मैंने वैक्स खरीदा, उसे पिघलाया, बल्बों को खास तौर पर तैयार किया। इसके लिए उन्हें भिगोना पड़ता है, जड़ें काटनी पड़ती हैं, और कुल मिलाकर मैंने उन्हें वैक्स में डुबोया और मेरे पास ऐसी सुंदरता तैयार हो गई। ये जो भी हरा हरा दिख रहा है ये सब उग आया है, यानी पहले ये था ही नहीं। कुछ बल्ब काफी अच्छे से अंकुरित हो गए हैं, जैसे कि ये वाला। कुछ तो बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा ही। देखिए, छोटा सा, बस एक छोटी सी जीभ जैसी दिख रही है। यहाँ मैंने यहाँ तक कि प्रयोग भी किया और ऐसा एक डिजाइनर जैसा बना दिया, हाँ। लेकिन मैंने तय किया कि यहीं नहीं रुकूंगी। अब मुझे इन अम्ब्रेलिस को मिट्टी में लगाना है। यानी अभी ये वैक्स में है, इसके बाद इन्हें फिर से लगाना पड़ेगा। अभी मैं अपनी कुछ प्याजियों को वैक्स से निकालकर असली मिट्टी में लगाना चाहती हूँ और तुलना करना चाहती हूँ कि फूल कितने चमकीले और अधिक होंगे और वैक्स की तुलना में पौधे की ऊंचाई कितनी होगी। और असली मिट्टी, मेरे पास ऐसी कुछ चीज़ें हैं। यहाँ हमने पहले ही बगीचा लगाया है, गाजरें। ये दरअसल साशा के खिलौने हैं जो मैंने मंगवाए थे, लेकिन ये गलत निकले। यानी इसमें सीधा गोंद है और ऐसी गाजरें उसे कुल मिलाकर चबाने के लिए नहीं दी जा सकती। खरगोशों के दांत पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा कुछ न कुछ चबाना पड़ता है। मेरे पास यहाँ ऐसी मिट्टी है। यहाँ कुछ गिलास हैं, लेकिन मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है कि ये मेरी सुंदरता के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। आप कहेंगे, व्लादा, वाह, क्या तुम माली हो, एकदम असली, तुम्हें पता है कैसे देखभाल करनी है, कैसे पौधों को ट्रांसप्लांट करना है। बिल्कुल नहीं, इसलिए हमें मदद चाहिए, वीडियो जिनमें हम अभी देखेंगे कि इन पौधों को कैसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। मैं अभी अपने सभी यूट्यूब चैनलों पर नया वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ये मेरा अंग्रेज़ी चैनल है। यहाँ फ़िलहाल सिर्फ 200 सब्सक्राइबर हैं। मेरे सबसे सफल चैनल। खैर, वो तो निश्चित ही मेरा रूसी चैनल है। साथ ही अरबी और स्पेनिश चैनल भी हैं। अरे, मैंने देखा कि मेरे सबसे नए अकाउंट पर, जिसे मैंने हाल ही में बनाया है, वह भारतीय अकाउंट है। यहाँ पहले ही 2 सब्सक्राइबर हैं। इन 2 लोगों से मुझे उतनी ही खुशी मिलती है जितनी कि दूसरे चैनलों पर किसी बड़े नतीजे से मिलती है, क्योंकि यह एक बिल्कुल नई ऑडियंस तक पहुंचने का मौका है। और मैं सच में बहुत बहुत खुश होती हूँ जब मेरे नए चैनल्स रफ्तार पकड़ने लगते हैं, क्योंकि मुझे समझ आता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो मुझे अभी इसी वक्त देख रहे हैं, हिंदी भाषा में। मुझे इस बात पर सच में बहुत हैरानी हो रही है। और कुल मिलाकर उन 2 लोगों को नमस्ते, अगर आप मुझे अभी इसी वक्त देख रहे हैं।